जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के, पॉलिटी और पवेट के प्रश्नों को लेकर के श्रृंखला प्रारंभ किया गया था और उसे जो है समाप्त कर दिया गया है। और अब जो टॉपिक चल रहा है वो है इकोनॉमिक्स। अब हम लोग इकोनॉमिक्स को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और प्रयास करेंगे कि यथासंभव उन प्रश्नों को जो जेपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में आए हैं उनको लिया जाए और आने वाले जो 14 जेपीएससी का एग्जाम है उसे क्या किया जाए ना, एक टारगेट या लक्ष्य बनाया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी का प्यार हमें मिलते रहे। आप हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। मुद्रास्फीति के बारे में बात कर ले। इन्फ्लेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? इन्फ्लेशन को समझने का सीधा साधा सरल जो शब्द है वो तीन है। डी फॉर डिमांड, एस फॉर सप्लाई और सी जी कॉस्ट ऑफ द गुड्स। अगर डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स क्या होगा, बढ़ जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को बहुत सरल भाषा में समझना है तो एक दो दिन के लिए मार्केट चले जाए, मार्केट में किसी एक गुड्स को पकड़ ले और उसके दामों में आए पिछले कुछ दिनों से उछाल को देख ले, इसे ही क्या कहा जाता है ना, इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इससे आप एक एवरेज आकलन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है ना, डिमांड, सप्लाई और गुड्स दोनों में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। अर्थात डिमांड कम है वहीं सप्लाई अधिक है तो सामानों के दाम क्या हो जाते हैं ना, घट जाते हैं। सप्लाई यहां अधिक हो गया और कॉस्ट ऑफ द गुड्स क्या हो गया ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसे कहा जाता है डी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा होता है मुद्रा संकुचन। चलिए अब बात करेंगे कि मुद्रास्फीति का आकलन, मेजरमेंट कैसे किया जाता है। मुद्रास्फीति को मेजरमेंट करने के लिए दो इंडेक्स हम लोग काम में लाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा हो गया सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों के द्वारा जो है मुद्रास्फीति को आकलित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि इसमें बेस ईयर का जो संकल्पना पाई जाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर। डब्ल्यूपीआई के लिए जो बेस ईयर है वो कितना है, 2011 से लेकर के 12 बेस ईयर है। वहीं सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 है। तो बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर का अर्थ होता है कि जिस दिन आप, मान लीजिए कि जिस दिन आप मार्केट में किसी वस्तु को खरीदने गए हैं तो आप उस वस्तु के दाम की तुलना उस दिन का किस हिसाब से करेंगे ना, पिछले कुछ दिन पूर्व, जैसे मंथ के पूर्व या 7 दिन पूर्व। ठीक उसी तरीके से वस्तुओं के दाम जो है में कितना उछाल आया है उसके लिए एक बेस ईयर बनाया जाता है, जो कि डब्ल्यूपीआई के लिए 2011-12 है और सीपीआई के लिए कितना है, 2012 है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अर्थात एमओएसपीआई के द्वारा सीपीआई के बेस ईयर को चेंज करने के लिए जो है क्या किया जा रहा है ना, कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सीपीआई को याद रखिएगा हर मंथ पब्लिश किया जाता है एनएसओ के द्वारा, जो कि एमओएसपीआई के तहत ही काम करते हैं। तो बेस ईयर की संकल्पना को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिए एग्जामिनेशन दृष्टिकोण में 2011-12 डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का कितना है, 2012 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन खत्म। इन्फ्लेशन के बाद है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। सभी बैंकों का, नेशनलाइज बैंकों का जो सेविंग्स अकाउंट है उसके इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन या उसका कंट्रोल करने का जो ताकत है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई का निर्माण कैसे हुआ या किस कमेटी का रिकमेंडेशन से हुआ? तो 1926 हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ और इसे एक और नाम से जाना जाता है, रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जो कि 1926 में बना, इसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। और इसी के तहत 1934 में जो है आरबीआई एक्ट बना और आरबीआई एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को क्या बना ना, आरबीआई का निर्माण हुआ। आरबीआई पहले प्राइवेट था लेकिन 1949 में इसका क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, तो आरबीआई का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे इसका निर्माण किया गया। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण है कि 1969 में जो है इंदिरा गांधी के 14 कमर्शियल जो बैंक है उनका क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी जो कि पूछा जाता। आपने देखा कि ये जो इंदिरा गांधी वाला जो कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन ये पूछा गया है। तो अगर हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं, आरबीआई पढ़ रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग का जो हिस्टोरिकल है उसे क्या कर लेंगे,
उसे एक नोट्स बना करके उसे दिमाग में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति में केवल वो क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए, तो इसका उत्तर है परमाणु ऊर्जा और रेल यातायात, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट को क्या किया गया, आरक्षित किया गया अंडर द न्यू जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ वो 1991 में हुआ था, और उसी समय जो है विश्व के लिए हमारे दरवाजे खोले गए थे। तो इसी न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी के समय में ही जो है परमाणु ऊर्जा और रेलवे को अब जो है करंट का जो सिचुएशन है, कई सेक्टर्स को खोला गया था, लेकिन अभी करंट का जो सिचुएशन ये है कि परमाणु ऊर्जा और रेल को क्या किया गया, छोड़कर बाकी सेक्टर्स खोल दिए गए हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के बारे में बात किया जाए तो आर्टिकल कितना है, 112 सीधा सा आंसर है कि इसका उत्तर क्या होगा, आर्टिकल 112। भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जा रहा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो संबंध है, ये देखिए यहाँ पे दोनों प्रश्न क्या है, अलग अलग आया हुआ है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बीइंग बिल्ड बाय द इंडियन रेलवे टिल इतना, और यहाँ पे लिखा जा रहा है पश्चिमी। यहाँ पे देखिए प्रश्नों में जो है क्या है, गलत है, यहाँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है और हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है पश्चिमी। तो मैं ईस्टर्न जो इंग्लिश वाला है इसी को लेकर के क्या करूँगा, आंसर्स करूँगा। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लुधियाना से दानकुनी तक चलेगा, ठीक है, पंजाब के लुधियाना से और कोलकाता के दानकुनी तक। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1856 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और ये जो कवर करेगा 6 स्टेट को कवर करेगा, ठीक है। 6 स्टेट में कौन कौन आ रहा है, पंजाब आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, इसके साथ साथ यूपी आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा किलोमीटर तक ये रन करेगा। उसके बाद बिहार आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, झारखंड भी आ रहा है। झारखंड में कितना किलोमीटर, तो 195 किलोमीटर जो है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। और फिर वेस्ट बंगाल जो है 203 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से दानकुनी तक जो ये किया जा रहा है, शुरू हो गया, काम बहुत दूर चला गया। और अगर हम ये कहें कि ये धनबाद में भी पहुंच गया, इवन हमारा जो स्टेशन है वहां पर मैं देख रहा था कि अब वहां पर जो है आसपास के रेलवे लाइंस को बढ़ाया जा रहा है, वहां पे काम जोर शोर से, कुछ घरों को जो कि रेलवे लाइन पे बने उनको तोड़ दिया गया है। और इसका रीजन क्या है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर वो बनता हुआ आ रहा है। तो झारखंड में 195 किलोमीटर है, गोमो से ये एंटर कर रहा है और होते हुए कहां तक जाएगा ना, कोलकाता के ये कहां जाएगा ना, दानकुनी तक जाएगा, ठीक है। चलिए तो याद रखना इस प्रश्न को भी कि झारखंड 195 किलोमीटर ईस्टर्न फ्रेट रेलवे कॉरिडोर के अंदर, डेडिकेटेड कॉरिडोर के अंतर्गत है। चलिए पीपीपी के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है भारत तीसरे पायदान पर है और अमेरिका और चीन क्या है, इसके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में केंद्र सरकार द्वारा सकल कर राजस्व जीडीपी का लगभग कितना है, तो लगभग 11% तक जो है क्या है ना, केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व जीडीपी का है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात की जा रही है जो कि 2011 में प्रारंभ किया गया। और ये इसका अगर पिछला इतिहास की अगर हम बात करें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, और ये 1999 में प्रारंभ किया गया था। उसी का परिवर्तित रूप क्या है ना, NRLM है, इसका परिवर्तित रूप है। और अब इन दोनों को जोड़ करके, मर्ज करके क्या बनाया गया है ना, दीनदयाल उपाध्याय जो है अंत्योदय योजना बनाया गया है, जो कि 2015 से प्रारंभ किया गया है। तो यहां पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देखिए ये मेंस में भी पढ़ना है जेपीएससी के, ठीक है। NRLM के बारे में, SGSY के बारे में पढ़ना है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, तो NRLM का जो प्रारंभ कब किया गया था, तो 2011 में इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, वर्गीस कुरियन इससे जुड़े हुए थे, है ना। और ये डेयरी विकास प्रोग्राम था 1970s में, जो है वर्गीस कुरियन की सहायता से ये ऑपरेशन फ्लड जो है भारत में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वो क्षेत्र जिसमें भारत का अधिकांश जो है श्रम बल कार्यरत है, तो भारत का सबसे अधिक श्रम बल कार्यरत है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर इन सेंस क्या हो रहा है ना, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वहां जो क्या है ना, सबसे ज्यादा लगभग 50 से लेकर के 60% तक जो है लोग शामिल है। और ये एक फॉर्मल नहीं है, ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा ना, ये अनौपचारिक क्षेत्र पे लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे ज्योग्राफी के प्रश्न है, तो कुछ ही प्रश्न थे जो कि लिमिटेड डेप्यूटी कलेक्टर एग्जाम 5 में पूछे गए हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें ईगल IAS द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।